अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 23 मार्च बरोज एतवार 23 मार्च पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन दिन, जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई, पाकिस्तान का ख्वाब देखा गया और उस ख्वाब के नतीजे में बनने वाला मुल्क आज 23 मार्च मना रहा है। ऐवान सदर के अंदर परेड हुई, सलामी पेश की गई, आर्मी चीफ तशरीफ लाए, फिर तमाम ही लोग जो है वो मुतलका लोग उस तकरीब के अंदर मौजूद थे। लेकिन 23 मार्च की जो रूह, या आप कह लें कि एक वो जिसे कहते हैं ना कि 23 मार्च है और बड़ा एक जज्बा है, वो चीजें गायब नजर आई। चेहरे लटके हुए चेहरे। आप जरा तकरीब की वीडियो देखें, जरदारी को देखें, कंधे ऐसे उचके हुए, कंधे ऐसे झुका हुआ, कमर झुकी हुई, और यानी अजीबोगरीब हालत, जैसे कोई पोलियो का मरीज होता है। शदीद गर्मी के अंदर शहबाज साहब ने शेरवानी पहनी हुई, और यही समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है, हो क्या रहा है। ये तकरीब ही हो रही है 23 मार्च की। जरदारी साहब बाजू ऐसे लटकाए हुए, थोड़ी सी जान। ये 26-27 करोड़ पाकिस्तानियों का सदर है जी, बाजू लटके हुए ऐसे मरीजों जैसे, कंधे ऐसे। बस छोड़ दें, आप वो वीडियो देखें ही ना, बेहतर है कि आप वो वीडियो ना देखें कि ये पाकिस्तान का जी वो सरबराह है और साथ में वो शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ, और साथ में जो फौजी क़यादत थी वो भी बज़ाहिर, यानी बज़ाहिर जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, हो सकता है किसी जगह पे खुश भी नजर आए हो सकता है किसी जगह बड़े एक्टिव नजर आए हूं, तो वो भी बस ऐसे ही, बस ठीक है, डंग टपाओ प्रोग्राम आप कह लें, या वो जिसे कहते हैं ना कि बस ठीक है, तकरीब करनी है, एक इवेंट है, उसको करना है, जज्बा या उस तरह की कोई चीज नहीं। बहरहाल पीटीआई के लोग बड़ी तादाद में आज सड़कों पर निकले हुए, और बड़ी तादाद के अंदर छापों पर छापे। अभी मैंने आपको खबर देनी है कि आर्मी चीफ की जानब से शहबाज एंड कंपनी को कहा क्या गया है, आर्मी चीफ की जानब से क्यों हाथ जोड़े गए हैं, तो वो खबर भी आगे चल के आपके सामने रखता हूं। लेकिन छापों के हवाले से कहां कहां पे छापे पड़ रहे हैं और क्या सूरत हाल है। पुलिस का भारी नफरी कैमरा जनाब बखर में पीटीआई के एमएनए सनाउल्लाह खान मस्ती खेल की रिहायशगाह पर बदतरीन रेड किया गया, तशद्दुद किया गया मुलाजमीन पर, और सनाउल्लाह मस्ती खेल जो है वो गिरफ्तार नहीं हो सके और वो वहां से निकल गए, यानी उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। फिर पीपी 41 मंडी बहाउद्दीन में अवाम आज सुबह सवेरे सड़कों पर निकली है, मोटरसाइकिल रैलीज निकाली गई हैं और कैदी नंबर 804 के नारे लगाए गए हैं, कायदे आजम और अल्लामा इकबाल के। इसी तरह से सहरी के वक्त, आज सहरी के वक्त जनरल सेक्रेटरी मुल्तान राव आसफ, उनके घर पर बदतरीन रेड किया गया। बदतरीन रेड, यानी आप ऐसे समझ लें कि जिस मुल्क का ख्वाब देखा था ना और करारदाद मंजूर हुई थी, वो मुल्क आज इतना अहम दिन होना तो ये जगह सहरी के वक्त वो 21 तोपों की सलामियां दी जाती ना, यहां पे रेडे पड़ रही थी, यहां पे और ही वारदातें डर रही थी। अच्छा, फिर पुलिस की भारी नफरी कैमरा गुजरांवाला के एमएनए मुबीन जट की रहायशगाह पर छापा। ले जी, यानी क्या साउथ पंजाब, क्या सेंट्रल पंजाब, और क्या छोड़ दे, कोई यानी वो डिफरेंस नहीं है। 23 मार्च के मौके पर पुलिस की दौड़े, उधर छापा उधर छापा उधर छापा, यानी हर तरफ छापे बदतरीन। फिर कोट मोहम्मद सरगोदा की बात कर ले। कोट मोहम्मद में जनाब दीवार फाड़कर, दरवाजे फाड़कर, तोड़कर दरवाजे छापा मारा गया है, और पीटीआई रहनुमा वकार रांझा और समर इकबाल को कहा जा रहा है जी उठाकर ले गए हैं। अच्छा, इसी तरह रात को लोग जमान पार्क में निकले, लाहौर में बड़ी रैली निकाली गई और बड़ी तादाद में लोग निकले, हैदराबाद के अंदर निकले, और इसी तरह से इमरान खान के हवाले से हलीम आदिल शेख निकले और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से नारे भी लगाए, और इसके अलावा जो है वो तकरीर भी की और बड़ी तादाद के अंदर उन्होंने लोगों को निकाला। फिर जनाब हैदराबाद के अंदर एक क्रिकेट मैच था, वहां पर लोग निकले हुए थे, बड़ी तादाद में निकले हुए थे,
اور یعنی یہ ایک لمبا سلسلہ میرے سامنے لسٹ ہے. شکرگڑھ, آج شکرگڑھ کے اندر لوگ بڑی تعداد کے اندر پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کر نکلے ہیں اور نعرے بازی جو ہے وہ کی گئی ہے. یعنی ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ نکلے بھی ہیں, رات کو بھی نکلے, آج بھی نکلے, اور دوسری طرف چھاپے پر چھاپے. کوئی ایسا علاقہ جہاں پر چھاپا نہ پڑا ہو. عید قریب ہے, رمضان المبارک کے آخری جو ہے وہ آخری اشرا چل رہا ہے, تاک راتیں ہیں, لوگ عبادت کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ چھاپے پڑتے ہیں, پھر کہتے ہیں تنقید کرتے ہیں. چھوڑ دیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. وہ جو کہتے ہیں پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ, ہمارے جو پختون بھائی ہیں نا وہ کہتے ہیں پنجاب کھا گیا, پنجاب کھا گیا, پنجاب کو مارو, یہ کرو. پنجابی ویسے تو کوئی تفریق نہیں ہے بھائی صاحب, کوئی تفریق نہیں ہے. جو آتا ہے جو بھی آواز اٹھائے گا بس وہ نہیں بچے گا. اب ذرا ایک لطیفہ آپ اس کو کہہ لیں, دعویٰ ہے, بہت بڑا دعویٰ ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں, کمبل نہیں مجھے چھوڑ رہا. ٹھیک ہے, ہم کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. اب یہ ایمل ولی خان, ان کی جانب سے ایک انکشاف کیا گیا. کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف نے وزیر اعظم سے یہ کہا کہ آپ لوگ ہمیں بارڈر کیوں نہیں جانے دے رہے, آپ نے ہمیں اپنے کاموں میں الجھایا ہوا ہے. آرمی چیف نے کہا کہ ہمیں بارڈر پر جانے دیں تاکہ ہم اپنا کام کریں اور آپ لوگ اپنا کام کریں. آرمی چیف نے کہا کہ مہربانی, آپ ہیں سویلین, یہ ملک چلانا آپ کا کام ہے, آئین کے مطابق, اصول کے مطابق ملک آپ کو چلانا چاہیے. ہم ہیں فوجی, ہمیں بیرکس میں جانا چاہیے, ہمیں بارڈرز پر جانا چاہیے. یہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آپ اپنا کام کریں, ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ٹھیک ہے. اب یہ بڑی وہ بات تو اچھی ہے, بالکل ٹھیک ہے, چیف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. اور اگر واقعی یہ سوچ ہے چیف صاحب کی تو پھر موجودہ آرمی چیف سے جمہوری بندہ تو پھر اس دنیا کے اندر, اس ملک کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے, فوج کو بارڈر پر ہونا چاہیے, لیکن کیا اس چیز کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیا عملی طور پہ کوئی ایک بھی ایسا کام ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ایسا قدم اٹھایا گیا جس سے لگے کہ ان چیزوں کے اندر کوئی دم بھی ہے, کوئی ایسا کوئی وزن بھی ہے اس بات کے اندر؟ الیکشن آپ چوری کروائیں, حکومت کو آپ اس کو چلائیں, ایس آئی ایف سی آپ بنائیں, چولستان کے اندر نہریں نکالیں, گرین انیشیٹو اور پتہ نہیں کیا کیا, نور پور سے لے کر ہر طرف. تو سب کچھ جب آپ کریں, یہ تو بس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو بس نوکر چاکر ہیں, اردلی ہیں. تو بستر کو تو کمبل کو تو آپ نہیں چھوڑ رہے. ان لوگوں نے آپ کو کہاں سے پکڑا؟ ان کی جرت نہیں, اتنے جوگے ہی نہیں. اور پھر سیاست, وہ مولانا نے کیا کہا کہ آپ اعتماد تو کر کے دیکھیں سیاستدانوں پر. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, سیاستدانوں کے ہاتھ میں ملک نہیں دے سکتے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو بہرحال اس کو لطیفہ ہی کہا جا سکتا ہے. پھر وہ میو ہاسپٹل سے غلط انجیکشن لگانے کے حوالے سے 2 شہری جاں بحق ہو گئے تھے, اور بجائے اس کے کہ وہ میڈیسن اور ساری وہ چیزوں جو عملہ ملوث تھا اس پر کارروائی کی جاتی, اعلیٰ افسران 2 نرسز کو نکال دیا گیا تھا, ان کو ذمہ دار ٹھہرا کے. آج خبر یہ کہ ان نرسز کو دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے. یعنی وہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے, عارضی طور پر معطل کرتے ہیں کسی کو بھی, اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا, آپ کو دوبارہ رکھ لیں گے. تو یہ تو تماشا اس ملک کے اندر انسانی جان کی قیمت کیا ہے. پھر جناب ثاقب بشیر صاحب کی جانب سے ایک بڑا انکشاف بھی کیا گیا ہے, اور جج افضل مجوکا صاحب نے کل جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے درخواست گزار تھے, گل خان, ان کے والد, ان کے بچے مارے گئے, وہ ڈی چوک, وہ جو بھی 26 نمبر گولیاں چوریاں چلی اس کے اندر, انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہوا تھا, کچھ دیگر لوگوں نے بھی کیا ہوا تھا, اور جج افضل مجوکا نے کل درخواستیں ان کی مسترد کر دی جو حکومت کے خلاف تھی کہ یہ گولیاں چلی اور یہ ذمہ دار ہے, مسترد ہو گئی. اب اس کے اندر جو جج صاحب نے فیصلہ لکھا ہے نا, اس کے مطابق جج صاحب کا قصور نہیں ہے, پی ٹی آئی کا قصور ہے, پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا قصور ہے. اب آپ کہیں گے کہ پی ٹی آئی والے بیچارے مظلوم, پی ٹی آئی کے رہنما مظلوم, ان کا کیسے قصور؟ اس ملک کے اندر عدلیہ ہی ایسی ہے. بھائی صاحب عدلیہ ایسی ہی ہے, عدلیہ ایسی ہی ہے, لیکن کوئی اصول بھی ہوتا ہے. اب جو جج صاحب نے لکھا ہے, جج صاحب نے کہا کہ یہ میرے پاس آ گیا کیس لے کر, اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا, گولیاں ماری گئی, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک سنگل ثبوت بھی نہیں ہے جس ثبوت کی بیس پر کہا جا سکے کہ واقعی ہی پولیس والوں نے گولیاں چلائی. کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایسے ہی ہوا ہو سکتا ہے لوگوں کو مارا گیا ہو,
पोस्ट मार्टम ना होने दिया गया हो, फोर्सेस ने अस्पताल वालों को यरगमाल बनाया हो, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा हुआ होगा। हो सकता है उन्होंने पोस्टमार्टम भी ना होने दिया हो सकता है उन्होंने लिखवा भी लिया हो कि खबरदार आपको डेड बॉडी तब दी जाएगी जब आप लिख के देंगे कि आपके बच्चा जो है जो भी है वो कुदरती तौर पे मारा गया, बस एक्सीडेंट हो गया या तभी मौत मर गया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन वो कहते हैं कि सबूत, उन्होंने कहा अगर आपका हॉस्पिटल वाले ने आपको डेड बॉडी दे दी और पोस्टमार्टम नहीं किया, आप प्राइवेटली भी तो जाके पोस्टमार्टम करवा सकते थे। और ये लवाहिकीन को तो उस वक्त नहीं समझ होती, ये तो पीटीआई की क्यादत का हक बनता था कि जाकर उनकी वारिस बनती। मैंने कहा कि अगर आपको सरकारी हॉस्पिटल नहीं किया, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल किसी भी जगह से पोस्टमार्टम करवा ले, और अगर आप फिर भी नहीं करवा सके, आप समझते कि इस्लामाबाद में आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, आप अपने इलाके के अंदर जाके मजिस्ट्रेट के सामने दरखास्त दे देते और कब्र कुशाई हो जाती। अगर बंदा दफन भी हो गया था, मुर्दा दफन भी हो गया था, कब्र कुशाई हो जाती, उससे भी मौत की वजह मालूम हो जाती और उसको माना जाता है, कब्र कुशाइयां होती हैं, माना जाता है कि मौत की वजह गोली लगना थी, इधर गोली लगी हुई है, क्योंकि गोली का तो निशान होता है ना। तो मेरे सामने कोई एक सिंगल सबूत भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? तो जाहिर है लोग तो जज को गालियां देंगे, लेकिन इसमें बड़ा जो कसूर है वो पीटीआई की क्यादत का है। एक आम बंदे को जिसको गोली लग गई, जिसका बंदा मर गया, उसको होश नहीं होती कि उसने ये सब कुछ करना है। पीटीआई पर कब्जा किसका है? सरबराह कौन है? सेक्रेटरी जनरल कौन है? वकील? अब क्या ये बात वकीलों को नहीं पता जो रोज केस लड़ते हैं? टिकटॉक के तो बना लेते हैं, टीवियों पर आने का शौक है, ट्विटर पर फॉलोइंग इकट्ठी करने का शौक है, ये छोटे छोटे जो लीगल मामला तो रोज करने का काम है ना, तो क्या इनको नहीं पता? ये तमाशा है ना, खुद केस को यानी ऐसे बच्चों की तरह केस के साथ खेलें, बल्कि और उसके बाद कहें कि सिस्टम हमारे खिलाफ है। सिस्टम तो वाकई ही खिलाफ है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन आप अपने हिस्से का काम कर दें, हो सकता है 10 साल बाद आपको इंसाफ मिल जाए। अब 10 साल बाद आप कहां से कब्र कुशाइयां कराएंगे? 10 साल बाद सिस्टम चेंज और आप अपने लोगों को इंसाफ लेकर दे सके, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है। आपने तो कुछ भी ऐसा नहीं करवाया जो आपके पास चीज होती है, आप सबूत इकट्ठे करके रख लेते कि वक्त आने पर इस्तेमाल करें। नहीं, आप नालायक हैं, आप जाहिल हैं, आप सिर्फ यही कंप्रोमाइज कर जाए, चेरी ब्लॉसम बन जाए, और यही आपका काम है। फिर जी पीटीआई का अगला लाहे अमल क्या होगा? रमजान गुजर रहा है और उसके बाद तो इस हवाले से साहबजादा हामिद रजा कहते हैं कि ईद के बाद हम सिर्फ एपीसी नहीं बुलाएंगे, यानी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाएंगे, बल्कि पहले हम कन्वेंशन करेंगे, फिर हम जलसे करेंगे, यानी एक मोमेंटम बनाएंगे। कन्वेंशन, जलसे, लोगों के अंदर शऊर और एक दफा रिहर्सल, तो उसके बाद उनका हम फाइनल अटेम्प्ट कर देंगे, माहौल बना के, एक्टिव होके, और उसके बाद हम जो है वो दमादम मस्त कलंदर करेंगे और हम फाइनल अटेम्प्ट करेंगे। और इसी तरह से अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी कहा कि हम ईद के बाद इस इंस्टॉल्ड रजीम के खिलाफ अपोजिशन की तमाम जमातों को महमूद अचकजई की सरबराही में बनने वाली तारीख तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेंगे। और इसी तरह आज कराची के अंदर भी अजीम शान रैली निकाली जाएगी, इस हवाले से ऐलान कर दिया गया है। और 23 मार्च के मौका पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानियों को तोहफा यह दिया है कि बुरी तरह से न्यूजीलैंड से आज फिर हार गए पाकिस्तान।